Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information today about class 11 the chapter 9 that is biomolecules. तो आज हम आपको चैप्टर 9 क्लास 11th की बायोमोलिकुल्स की पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए चैप्टर 9 हम स्टार्ट करते हैं। वो बायोमोलिकुल्स है। तो बायोमोलिकुल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ये बायोमोलिकुल्स रिलेटेड विद दोज केमिकल्स विच इज एसेंशियल फॉर आवर लिविंग बींग्स, और जिसमें कि लाइफ स्पेन करने की सारी पॉसिबिलिटीज होती है और जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं वो बायोमोलिकुल्स कहलाती हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। ये हमारी बायोस्फीयर की जो है वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स? क्या ये सारे सेम केमिकल्स के बने होते हैं? दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, या तो एलिमेंट के या कंपाउंड के। तो यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, यानी आपने ये देख चुका है कि कैसे एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करती है। तो इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other and their respective content per unit mass of a living tissue. जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रोबियल पेस्ट वगैरह हैं, ये सारे में हमारी जो मॉलिक्यूल्स यूज होती है मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, और इसी से बने हुए कंटेंट से इसकी मास बनी हुई होती है किसी भी लिविंग टिश्यूज की। If the same analysis is performed on a piece of Earth's crust as the example of non-living matter, अगर सेम एनालिसिस से ये परफॉर्म करती है अर्थ क्रस्ट में, तो नॉन लिविंग मैटर में बी ऑप्टेन ए सिमिलर लिस्ट, तो हमें सिमिलर लिस्ट प्राप्त होती है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? इन दोनों लिस्ट में क्या डिफरेंस है? In absolute term, no such difference could be made out. All the elements present in the sample of Earth's crust are also present in the sample of living tissues. However, a closer examination reveals, जब हम इसकी बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं तब हमें that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism. तो ये जो रिलेटिव एलिमेंट्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हायर होते हैं देन द अर्थ क्रस्ट, जो हमारे अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती हैं। तो ये सारे बायोमोलिकुल्स की जो अकरेंस है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसे लेते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन? तो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म and how does one go about finding the answer? To get answer, one has to perform a chemical analysis. तो देखिए, इस तरह की क्वेश्चन की जानकारी लेने के लिए हमें केमिकल एनालिसिस को परफॉर्म करनी होगी, उसके बारे में जानना होगा। तो वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यूज, ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लीवर एक्सेट्रा,
and grind it in ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी इसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करनी होगी यूजिंग ए मोटर एंड ए पेस्टल, और मोटर और पेस्टल का यूज करके वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, तो हमें एक थिक स्लरी प्राप्त हो जाएगी। इफ वी वेयर टू स्टैंड दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ, अगर हम इसे स्टैंड करते हैं चीज क्लॉथ से और कॉटन से, वी वुड फाइंड टू फ्रैक्शंस, तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेगी। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट एंड मोर टेक्निकली एंड एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द सेकंड द रिटेनेट और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एक तो सॉल्युबल पाएंगे, दूसरा इनसॉल्युबल पाएंगे, दो तरह की फ्रैक्शंस हमें मिल जाएगी। अब साइंटिस्ट हैव फाउंड thousands of organic compound in the acid soluble pool। अब साइंटिस्ट के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा क्योंकि उन्हें एसिड सॉल्युबल पूल बहुत तरह के होते हैं। अब उसमें आइडेंटिफाई करना दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि इन हायर क्लासेस you will learn about how to analyze a living tissue simple and identify the particular organic compound। अब हम हायर क्लास में इसकी जानकारी लेंगे कि लिविंग टिश्यू सैंपल से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट विल सफाइस टू से हियर द वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड्स then subject to the extract of various separation techniques till one has separated a compound from all the other compounds। In other words, one isolates and purifies a compound। Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of a compound। So all the carbon compound that we get from living tissues can be called biomolecules। तो ऐसे जो लिविंग टिश्यूज के अंतर्गत जो कंपाउंड पाए जाएंगे कार्बन कंपाउंड, उसे हम बायोमोलिकुल्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए बायोमोलिकुल्स हम किसे कहते हैं ये हमने बताया। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव also got inorganic elements and compounds in them। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू वी नो दिस, ये हमें कैसे प्राप्त हुई जानकारी। तो ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। थोड़ी सी अलग तरह से इसकी एक्सपेरिमेंट करके हम जान पाते हैं। वन वेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यूज सेज ए लीफ और liver and this is called wet weight and dry it। इसको wet weight होती है, इसे सुखा लिया जाता है। all the water evaporates, जब water सारे evaporate हो जाते हैं, the remaining material gives dry weight, तो remaining material dry weight देते हैं। now if the tissue is fully burnt, अगर टिश्यू fully burnt हो जाते हैं तो all the carbon compounds are oxidized, तो सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसके बाद CO2 वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में, एंड आर रिमूव्ड, और वो रिमूव हो जाते हैं। तो व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एश, जो बच जाते हैं उसे हम एश बोलते हैं। तो दिस एश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इस एश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बसते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। तो देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंट composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon etc। यानी लिविंग टिश्यूज के अंतर्गत ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड की मिक्सचर पाई जाती है।
While analysis of compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent, इसके अंतर्गत बहुत टाइप की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होती है, जैसा कि फिगर आप ये टेबल 9.2 में देख सकते हैं। यहाँ आपको ए लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यूज को दिखाई गई है। इसमें कंपोनेंट जो पाए गए हैं और उसकी फॉर्मूला ये सारे लिखे हुए हैं। जैसे सोडियम है ये Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, वाटर H2O और कंपाउंड NaCl, CaCO3, PO4 ये 3- और SO4 2-। तो इस तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यूज फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वन कैन आइडेंटिफाई functional group like aldehyde, ketones, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotide base, fatty acids, etc. केमिस्ट्री के आधार पर हम ये सारे आपको फंक्शनल ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि बायो में हम इसका नाम एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेस और फैटी एसिड के रूप में जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम आते हैं। एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप। एमिनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एमिनो ग्रुप पाए जाते हैं एंड एन एसिडिक ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, और एसिडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन जिसमें पाई जाती है, दैट इज अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड्स। जिसमें अल्फा कार्बन पाए जाएंगे सेम कार्बन, वो अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाएगी। दे आर सब्स्टिट्यूट मीथेन्स, इसके सब्स्टिट्यूट मीथेन होती है। तो देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। 4 इसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जिसमें कि वैलेंसी 4 होती है कार्बन की। तो दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक group, amino group and variable group of designated as R group। ये एल्काइल ग्रुप के साथ होती है अटैचमेंट, ये R ग्रुप कहलाती है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मेनी एमिनो एसिड्स, उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। हाउएवर दोज व्हिच अकर्स इन द प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20, ये 20 टाइप्स के होते हैं। तो द R ग्रुप इज इन दिस proteinaceous amino acids could be a hydrogen, the amino acid is called glycine। अगर R ग्रुप के साथ ये प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स पाई जाएगी, कुड भी है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगी, तो ये एमिनो एसिड्स जो है ग्लाइसिन कहलाती है। ए मिथाइल ग्रुप जिसे एलानिन बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल जिसको सेरीन बोलते हैं, एटसेट्रा। तो 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर 9.1, उनमें से 3 9.1 फिगर में दिखाए गए हैं। अब आइए, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द एमिनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स। देयर आर द एसिडिक दैट इज ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जो लाइसिन कहलाती है एंड न्यूट्रल वैलिन कहलाती है एमिनो एसिड्स। Similarly, there are aromatic amino acids जिसको हम ट्रायोसिन और फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन बोलते हैं। A particular property of amino acids is the ionizable nature।
ये आयोनाइजेबल नेचर रखती है पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स में, जो NH2 और COOH ग्रुप की होती है। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, इसकी पीएच की डिफरेंट सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस, तो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती है। तो यहाँ है बी इज कॉल्ड ड्यूटेरोनोइक फॉर्म, ठीक है, ये ड्यूटेरोनोइक फॉर्म कहलाती है बी वाली। ये ए वाली और ये सी वाली है, तो इनमें से बी जो है ये ड्यूटेरोनोइक फॉर्म होती है। अब आइए, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, लिपिड्स जो होती है वाटर में इनसॉल्युबल होती है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स, ये सिंपल फैटी एसिड्स होती है। ए फैटी एसिड्स हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आर ग्रुप अटैच्ड होती है। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, ये आर ग्रुप मिथाइल भी हो सकते हैं, इथाइल भी हो सकती है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, या CH2 ग्रुप की हायर नंबर भी हो सकते हैं। यानी 1 कार्बन टू 19 कार्बन, ये 1 से 19 कार्बन तक की अटैचमेंट इसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड्स हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें 16 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्लूड होती है, जिसका नाम पैल्मिटिक एसिड है। और एराकियोडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड होती है विदाउट डबल बॉन्ड, बिना डबल बॉन्ड के, एंड अनसैचुरेटेड विद 1 और मोर CC, यानी डबल बॉन्ड। अगर सैचुरेटेड होगी तो उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे और अनसैचुरेटेड उसमें डबल बॉन्ड होंगे। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विद द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के साथ होगी। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, बहुत सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अब here the fatty acids are found esterified with glycerol, यहाँ पर फैटी एसिड एस्टेरिफाइड हो जाती है ग्लिसरॉल के साथ। तो दे कैन बी देन मोनोग्लिसरीड्स, जो मोनोग्लिसरीड्स बनाते हैं, डाइग्लिसरीड्स बनाते हैं, एंड ट्राइग्लिसरीड्स बनाते हैं। तो दीज ऑल्सो कॉल्ड फैट्स, इसको भी फैट्स बोलते हैं, एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड होते हैं। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल की लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर, और इसे हम ऑयल इन विंटर बोलेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम द मार्केट? Some lipids have phosphorus and the phosphorylated organic compound in them. बहुत में फॉस्फोरस और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। These are phospholipids, इसको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। They are found in cell membrane, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब लेक्टिथिन इज वन एग्जाम्पल, लेसिथिन इसका एक एग्जाम्पल है। सम टिश्यूज स्पेशली द नेचर टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कुछ टिश्यूज में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाई जाती है। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, बहुत सारे लिविंग थिंग्स में कार्बन कंपाउंड के साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पाई जाती है। अब सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, इनमें से कुछ नाइट्रोजन बेसिस होती है, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन और यूरेसिल एंड थाइमिन, ये सारे आपको डीएनए की अरेंजमेंट में पाई जाती है। अब व्हेन फाउंड अटैच टू ए शुगर, जब ये शुगर के साथ अटैच होती है तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स, इसे हम न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। इफ ए फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर,
अगर ये शुगर के साथ एस्टेरिफाइड के रूप में पाई जाती है तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, इसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन और यूरिडिन एंड साइटिडिन आर न्यूक्लियोसाइड्स, जबकि एडिनिलिक एसिड्स, थाइमिडाइलिक एसिड्स, guanylic acids and uridylic acids and cytidyllic acids are nucleotides। तो कुछ न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जबकि डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ शुगर कार्बोहाइड्रेट दिखाया गया है। इसका ग्लूकोज का C6H12O6 होती है, स्ट्रक्चर ये होती है। यहाँ पर राइबोज, ये भी आपको शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, C5H10O5, ये आपको इसकी ये स्ट्रक्चर है। अब एमिनो एसिड्स में 3 तरह के दिखाए गए हैं। ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है, ये एलानिन की स्ट्रक्चर है, और ये सिरानिन की स्ट्रक्चर है। यहाँ हम सबकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये फैटी एसिड्स जिसको पाल्मिटिक एसिड्स बोलते हैं, इसी में हमने बताया था कि कार्बन 16 पाई जाती है। उसके बाद ये ग्लिसरॉल होती है, ये ट्राइग्लाइसराइड्स R1, R2 और R3, ये भी फैटी एसिड्स है। उसके बाद ये फॉस्फोलिपिड्स है जिसको लैटिथिन बोलते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल है। ये सारे फैट्स एंड ऑयल लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ देखिए, ये एडेनिन, ये प्यूरिन है, ये एडिनोसिन है, और ये एडिनाइलिक एसिड्स है। और इसके नीचे ये यूरेसिल जिसको पायरीमिडीन बोलते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस होती है, इसमें नाइट्रोजन अटैच्ड होती है। ये न्यूक्लियोसाइड्स है, ये यूरिडिन है जिसको हम न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं, और यहाँ न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज में ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं। अब यहाँ देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो आइए इसे डिटेल से देखते हैं। तो ये द मोस्ट एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स जो है ये आइसोलेटेड होती है, जैसे स्मॉल एंड बिग, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी। फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, और अगर संभव होती है तो वो सिंथेसिस भी होती है। तो इफ वन वेयर टू मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिकुल्स, एक जो कि लिस्ट बायोमोलिकुल्स की बनाती है, सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे, इंक्लूडिंग एमिनो एसिड्स, जिसमें एमिनो एसिड्स इंक्लूड होगी, सुगर्स एक्सेट्रा। फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10, वी कैन कॉल द बायोमोलिकुल्स एज मेटाबोलाइट्स, इसको हम बायोमोलिकुल्स या मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1, जैसा कि 9.1 में दिखाया गया है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर होती है जैसा कि हम ऊपर देखे हैं। However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, जो कि जबकि कुछ जो है एनालिसिस करती है प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स को, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, इसमें भी हजारों कंपाउंड होते हैं, अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इसको मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा देखते हैं, जैसे एल्कलॉइड होती है,
फ्लेवोनॉइड्स होती है, रबर होती है, इसेंशियल ऑयल होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, कलर पिगमेंट होती है, सेंट्स होती है, गम्स होती है, स्पाइसेस होती है। तो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ये आपको टेबल 9.3 में दिखाई गई है। While primary metabolites have identifiable functions, प्राइमरी मेटाबोलाइट की आइडेंटिफिएबल फंक्शंस होती है एंड प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अपनी रोल प्ले करता है, यानी भूमिका निभाता है। वी डू नॉट at the moment understand the role of and function of all the secondary metabolites, लेकिन हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सारी फंक्शंस और सारे रोल के बारे में डिटेल में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये छोटे क्लास होते हैं। जब ये हम सीनियर क्लासेस में बायो के चले जाते हैं तो उसमें डिटेल जानकारी प्राप्त होती है। लाइक ग्रेजुएशन, इन ग्रेजुएशन एंड इन master degree, when we will take the classes at that time, detailed information we will get. अब देखिए, in host organism, however many of them are useful to human welfare, इनमें से बहुत सारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में रबर यूज करी जाती है, ड्रग्स करी जाती है, स्पाइसेस करी जाती है, सेंट्स करे जाते हैं एंड पिगमेंट्स। Some secondary metabolites have ecological importance. कुछ secondary metabolites का ecological importance भी है। In the latter chapter, आगे चैप्टर में and years you will learn more about this. यही बात हमने कहा कि आगे जो है आप इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए, ये टेबल की बात किया था। टेबल 9.3 में हम कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखते हैं। पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स और एंथोसायनिन आ जाती है, जबकि एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आती है। यहाँ टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पेन्स और डाइटर्पिन्स आती हैं। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा आ जाती है। टॉक्सिन्स में एवरिन और रिसिन आती है। लेक्टिन्स में कॉनकैनावलिन ए आ जाती है। ड्रग्स में विनब्लास्टिन आती है और सरकममीन आती है। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर